टीचिंग ऑफ इंग्लिश वाला पार्ट, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। आपका वो जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें ग्रामर वाला, वो आपका या तो हो गया होगा या चल रहा होगा या हो जाएगा। तो मैं जो है वो आपकी टीचिंग ऑफ इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसकी क्लासेस लूँगा आपकी। तो इसमें देखो, इसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचिंग मेथड्स, लेकिन इसमें देखा जाए तो सिर्फ टीचिंग मेथड्स नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। मेथड्स तो क्या होते हैं? विधियाँ, है ना। लेकिन अपना जो सिलेबस है उसमें टीचिंग मेथड्स हैं। मेथड्स के अलावा एक अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT। उसके अलावा लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत। उसके अलावा इवैल्यूएशन है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। रेमेडियल टीचिंग है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि अपने टीचिंग मेथड है, मेथड उसका एक पार्ट है, हिस्सा है ना। तो अपना जो टॉपिक है वो टीचिंग मेथड्स नहीं है, वो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जिसमें मेथड्स भी आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेथड्स उसका एक बड़ा हिस्सा है ना। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम आपको उसमें मेथड्स को पढ़ने में लगता है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, सीधी सी बात है, 4 सवाल का सवाल है, ठीक है ना। तो उसमें टॉपिक ज़्यादा हैं और क्वेश्चन जो बनेंगे वो कम बनेंगे। मतलब हर टॉपिक के ऊपर एक सवाल बनेगा ऐसा भी नहीं है। कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ पे नहीं पूछेगा, है ना। और इसमें मतलब अपन को जो एक रेंज बनती है क्वेश्चंस की, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि उस पार्ट में से जो भी सवाल आए हम उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तब इसमें देखो, एक तो जो टॉपिक, ये टॉपिक ऐसा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, एक तो जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए होता है ना, उनमें से सवाल आता है, ठीक है। और क्योंकि ये लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, किसकी? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश साइंस की तरह कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है मैथमेटिक्स की तरह कोई विषय नहीं है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कुछ का मतलब अपने केस में एक आधा सवाल, है ना, जो मतलब जनरल सा सवाल होगा, जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक हैं उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द कहीं पूछा जाएगा, है ना। मतलब आपको उसकी जो सब्जेक्ट है ना, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एक टीचर के तौर पर आपकी समझ कैसी है, उसको टेस्ट करने के लिए सवाल पूछ लिया जाता है। कुछ जनरल सी बात पूछ लेता है ना। तो हम शुरुआत करेंगे ऐसी कुछ बेसिक बातों से, फिर हम एक एक करके अपने जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको लेना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, हम बोलते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा और विषय, बड़ा अंतर होता है दोनों को पढ़ाने में। मतलब आप जिस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, है ना, वही तरीका लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जो विषय पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम बच्चों को क्या बताते हैं? फैक्ट्स। सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब बच्चों को तथ्य बताना होता है, उस विषय से जुड़े तथ्य, फैक्ट्स, है ना। बच्चा एक लेवल पे फैक्ट्स को सीख लेता है तो उसके बाद हम अगले लेवल के जो फैक्ट्स हैं वो बताते हैं। जब बच्चा उन्हें सीख लेता है तो हम मतलब फैक्ट्स में हम उन्हें आगे लेके जाते हैं। हमें फैक्ट्स बताने हैं, उन्हें फैक्ट समझाने हैं। लैंग्वेज की टीचिंग में फैक्ट्स नहीं होते। जब आप भाषा सिखाते हो तो उसमें आपको बच्चों को फैक्ट नहीं बताने होते, है ना। लैंग्वेज के बारे में एक कहावत बहुत फेमस है। कहा जाता है कि लैंग्वेज is not taught, it is caught. Language is not taught, it is caught. इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाता, इसे कैच किया जाता है। लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट। भाषा को आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ, सीखने वाला इंसान भाषा को कैच करता है। कैच करने का मतलब क्या होता है?
कैच करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 1.5 साल का 2 साल का बच्चा अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है, उसे कैच कर लेता है। उसके घर के लोग, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसके परिवार के सदस्य उस बच्चे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उस बच्चे से बात करते रहते हैं। उस बच्चे को समझ में कुछ नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी घर के लोग उससे बात करते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि अपने घर के मेंबर्स की जो बात है उसको सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर धीरे धीरे उनके शब्दों को वो विचारों से जोड़ने लगता है ना। और इस प्रोसेस में वो एक दिन अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा बोलना सीख जाता है। तो इसको हम ये कहेंगे कि उसने अपनी मदर टंग को कैच किया। क्या किया? उसके सामने वो लैंग्वेज लगातार बोली गई और उसने उसे सुन सुन के उसे कैच किया, है ना। तो जो लैंग्वेज का टीचर है ना, उसका काम भी कुछ ऐसा ही है। लैंग्वेज के टीचर का काम लैंग्वेज को पढ़ाना नहीं होता। इनफैक्ट लैंग्वेज के टीचर का काम होता है क्लास में, क्लासरूम में ऐसा माहौल तैयार करे कि जिस माहौल में बच्चे लैंग्वेज को कैच कर लें। आप अगर इंग्लिश के टीचर हैं, आप बच्चों को इंग्लिश सिखाने क्लास में गए हैं, तो आपका काम बच्चों को सीधा जाकर इंग्लिश सिखाना नहीं है, क्योंकि आप नहीं सिखा पाएंगे। आपका काम है क्लास में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं, ऐसा माहौल तैयार करें कि जिस माहौल में बच्चे जो हैं आपकी लैंग्वेज को कैच कर लें। तो वो लैंग्वेज का अच्छा टीचर है जो क्लास में ऐसा माहौल बच्चों को बना के दे सकता है। तो इसलिए कहते हैं लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। ठीक है ना। तो कैच करना है लैंग्वेज को, बच्चों को लैंग्वेज को कैच करवाना है। अब बहुत से टीचर्स ऐसे सोचते हैं कि जैसे इंग्लिश है, अब इंडिया में इंग्लिश जो है वो एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वर्ल्ड की लैंग्वेज है ना। देखो, जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट की भाषा होती है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की भाषा होती है, जिस परिवार में आप पैदा होते हैं उस परिवार की भाषा होती है। उसी तरह से दुनिया की भी एक भाषा है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब एक ऐसी भाषा आज की तारीख में जिसने दुनिया भर के देशों को या दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ रखा है ना। तो एक कॉमन लैंग्वेज तो होनी चाहिए। जिस तरह की दुनिया में हम लोग आज जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सब लोग, मतलब पूरी दुनिया एक तरह से आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो एक ऐसी भाषा की तो ज़रूरत है जो सब लोगों को जोड़ के रखे। तो उस भाषा का नाम है इंग्लिश, है ना। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश जो है इंडिया में अपन सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं, है ना। तो जब हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, गाँव के स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो उन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है पहले से, है ना। तो उन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके साथ इंग्लिश में बात करने का या उनके सामने इंग्लिश के शब्द बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों उनके साथ इंग्लिश बोल के जो है टाइम ख़राब किया जाए, उन्हें क्यों ना मदर टंग में ही पढ़ा दिया जाए। तो देखो, मदर टंग में पढ़ाने से बच्चा इंग्लिश तो कभी नहीं सीखेगा। इंग्लिश तो बच्चा तब सीखेगा जब उसे इंग्लिश का एक्सपोजर दिया जाएगा, उसके सामने उस भाषा को लाया जाएगा, है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा ये सोचकर अगर हम उस भाषा का यूज़ करना ही बंद कर दें तो हम वो भाषा बच्चों को सिखा ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता ना, तो हमारे पेरेंट्स जो थे, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम पैदा हुए थे, तो ये सोचकर हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स जो है हमसे मदर टंग में बात ही नहीं करते। वो ये सोचते कि अब इससे बात करने का क्या फ़ायदा, इतना छोटा बच्चा है, इसको समझ में थोड़ी आता है, ठीक है, इससे बात करने का कोई फ़ायदा। लेकिन वो हमसे बात करते हैं। छोटा बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का, है ना, हम उससे बात करते हैं। हमें पता होता है ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम उससे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चा आगे चल के हमारी लैंग्वेज को कैच करे। समझ में आना नहीं आना वो बात की बात है। जाहिर है उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क जो है इतना विकसित नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वो आपके वर्ड्स का मतलब समझने लग जाएगा। धीरे धीरे वो आपके शब्दों को विचारों से जोड़ने लग जाएगा, आपके वर्ड्स को थॉट्स के साथ कनेक्ट करने लग जाएगा, है ना। आप जो शब्द उसके सामने बोलेंगे, धीरे धीरे उस बच्चे को उसका मतलब समझ में आने लगेगा कि जब ये लोग ये वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब इस चीज से होता है। सीधा शब्दों को विचारों से, छोटा बच्चा क्या करता है, शब्दों को विचारों से जोड़ता है, वर्ड्स को
थॉट्स के साथ जोड़ देता है। तो जब शब्द विचारों से जुड़ जाते हैं तो अपने आप वो भाषा इंसान को आ जाती है, वो उसको कैच कर लेता है। तो बस यही करना है, लैंग्वेज की टीचर को यही करना है कि कुछ ऐसा प्रयास क्लास में करना है उसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अपने थॉट्स को सीधा शब्दों से जोड़ें और उसकी लैंग्वेज को कैच कर लें। तो जो लैंग्वेज कैच करते हैं बच्चे, वो उसे जल्दी बोलना सीखते हैं, उसका यूज़ करना भी वो जल्दी सीखते हैं और उस लैंग्वेज में उन्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए लैंग्वेज इज़ नॉट टॉट, इट इज़ कॉट। लैंग्वेज टीच नहीं की जाती है ना। तो इंग्लिश के टीचर का काम क्या होता है? इंग्लिश के टीचर का काम ये होता है कि जब वो क्लास में, छोटे बच्चों की क्लास में जब वो उन्हें पढ़ाने जाए तो कोशिश करे उनसे इंग्लिश में बात करने की। अब वो सोचेगा कि मेरी इंग्लिश इन्हें कहाँ समझ में आने वाली है, समझ में तो नहीं आएगी। समझ में तो तब भी नहीं आती थी जब हम 6 महीने के थे, लेकिन फिर भी हमसे भाषा बोली जाती थी। तो हमें उन बच्चों को इंग्लिश के ट्रैक पे लाना है, ना कि इंग्लिश के ट्रैक से उतारना है ना। हाँ, आप अगर इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हैं, आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है, आप बहुत स्पीड में बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी फ्लुएंसी को, अपनी स्पीड को, अपनी बोलने की रफ्तार को कम करना होगा, है ना। कुछ इस तरह से कि आपके बोले हुए शब्द क्लास के एक एक बच्चे को सुनाई दें। आपकी स्पीड बोलने की कुछ ऐसी हो कि आपके बोले हुए शब्द क्लास के एक एक बच्चे को समझ में भले ही ना आए लेकिन सुनाई दें। एक एक बच्चे को पता चलना चाहिए, एकदम स्पष्ट सुनाई देना चाहिए कि आपने क्या बोला है। मतलब वो बाद में समझता रहेगा लेकिन उसको सुनाई देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बात उन बच्चों को समझ में शुरू में नहीं आएगी, जाहिर है ना, लेकिन फिर आगे जा करके आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके वर्ड्स को उठा लेंगे, आपके शब्दों को, आपके बोले हुए वर्ड्स को वो थॉट्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि टीचर जब ये वर्ड बोलता है तो उसका ये मतलब होता है। और जब वो इस तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना, जब वो कुछ बोलने जैसे हो जाएंगे, है ना, जब उनके मुंह से भी भाषा कुछ हद तक निकलने लगेगी, है ना, तब आपके बीच में एक रैपो बन चुका होगा, आपके और आपके स्टूडेंट्स के बीच में। फिर आप उन्हें पढ़ा सकते हो, फिर आपकी पढ़ाई हुई बात उन्हें समझ में आएगी, है ना। नहीं तो आप मदर टंग यूज़ करते रहेंगे, है ना, और बच्चे जो हैं वो मदर टंग में सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, ऐसा लगता रहेगा टीचिंग हो रही है, लेकिन अंत में जो रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती है। उन्हें ग्रामर के कुछ रूल ज़रूर याद हो गए हैं, डेफिनेशन ज़रूर रट ली है उन्होंने, ठीक है, स्ट्रक्चर भी उन्होंने रट लिए हैं, लेकिन उन्हें ना तो बोलना आता है, ना अपने विचारों को अपने वर्ड्स में कहना आता है। ये नतीजा निकलेगा फिर, है ना। तो बिल्कुल फैक्ट ये है कि लैंग्वेज को टीच नहीं करते, लैंग्वेज को बच्चे कैच करते हैं। लिख ली ये लाइन आपने, लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। अब इसमें जब हम कहते हैं ना लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से संबंध रखने वाला एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। हिंदी में कहते हैं संप्रेषण, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का क्या मतलब? कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान। ये एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हम इंसानों को जरूरत है ना। ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो है वो सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, कम्युनिटीज में रहता है। अकेले नहीं है ना हम दुनिया में, हमारे साथ दूसरे लोग हैं।
है ना। तो हम इंसानों को कुदरत ने, नेचर ने जो है वो बोलने की क्षमता दे रखी है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवर जो होता है ना, एनिमल्स, दे ऑल्सो कम्युनिकेट, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। उनका कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है हमसे, है ना। हम इंसान जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, है ना। शाब्दिक मतलब शब्दों से, और अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों के, इशारों से अपनी बात समझाना, है ना। बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके जरिए अपने मन की अवस्था जो है व्यक्त करना, है ना, वो है नॉन वर्बल। क्या है? नॉन वर्बल। और बोलकर शब्दों से अपनी बात कहना, यह है वर्बल कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज की बारी कब आती है? जब कम्युनिकेशन वर्बल हो। लैंग्वेज की जरूरत कब पड़ती है? जब कम्युनिकेशन वर्बल हो, शाब्दिक हो। तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन तो यह है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। माध्यम है। भाषा क्या है? कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का माध्यम है। लैंग्वेज के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, भाषा के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब आज की तारीख में अगर हम आज की बात करें तो पूरी दुनिया में, दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं हैं। हाँ, देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं? बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना। बहुत सारी डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं, यूं कहना चाहिए। डेवलप्ड लैंग्वेज, विकसित भाषा। डेवलप्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? डेवलप्ड लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज में इंसान अपने हर विचार को कह सके। आपके माइंड में जो भी थॉट आया है आप उसे शब्दों में बदल के कह पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी जो भाषा है वो पूरी तरह से विकसित है, डेवलप्ड है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में हम अपना हर विचार जो है बोल के व्यक्त कर सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। तो हिंदी एक डेवलप्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है डेवलप्ड लैंग्वेज है। आपके माइंड में आया हर विचार इंग्लिश में कहा जा सकता है ना। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, दुनिया भर की भाषाएं हैं। कुछ बातें जो है ना ऐसी होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हर भाषा में पाए जाते हैं। कुछ विशेषताएं, कुछ गुण, कुछ ट्रेट्स हर लैंग्वेज में कॉमन होते हैं, है ना। तो पहले हम कुछ बातें लैंग्वेज के बारे में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। देखो, मैं इस तरह से पॉइंट्स लिखूंगा लैंग्वेज के बारे में, आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा, फिर उसको अपन समझ लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स, उसकी विशेषताएं। किसकी? लैंग्वेज की। लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, संस्कृत नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा हो सकती है। हम अभी फिलहाल इंग्लिश की बात कर ही नहीं रहे। देखो, लैंग्वेज इज एवोल्यूशनरी इन नेचर। पहला पॉइंट, लैंग्वेज इज एवोल्यूशनरी इन नेचर। दूसरा पॉइंट,
language is a complex whole. तीसरा पॉइंट, language is dynamic not static. ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए पहले, फिर आगे की बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज एवोल्यूशनरी इन नेचर। नेचर का मतलब उसकी प्रकृति, नेचर का मतलब भाषा की प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है। लैंग्वेज एवोल्यूशनरी होती है। एवोल्यूशनरी मतलब परिवर्तनशील, विकासशील। एवोल्यूशनरी मीन्स परिवर्तनशील, विकासशील। लैंग्वेज कैसी होती है? एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी होना क्या है? लैंग्वेज का नेचर है, भाषा की प्रकृति है ना। कहने का मतलब यह है कि भाषा बदलती रहती है, विकसित होती रहती है, उसमें परिवर्तन बदलाव जो है आता रहता है। टाइम के साथ, लोगों की ज़रूरत के साथ भाषा भी बदलती है। जैसे इंग्लिश का एग्जाम्पल अगर हम लें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बदलाव आया है ना, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने मतलब इसको नोटिस किया होगा, है ना। नहीं तो मतलब आज से 500 साल पहले विलियम शेक्सपियर नाम के एक बहुत बड़े पोएट और प्लेराइट थे इंग्लिश के, विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जब इंग्लिश के प्ले या उनकी कविताएं लिखते थे इंग्लिश की, तो उस समय की इंग्लिश को आज की इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो बड़ा अंतर है। बहुत से शब्द हैं जो अब यूज नहीं होते, पहले होते थे। बहुत से वर्ड हैं जिनका मीनिंग पहले कुछ और होता था, अब कुछ और है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो पहले इंग्लिश में थे नहीं, अब आ गए हैं। इंग्लिश की डिक्शनरी में पहले वो वर्ड थे नहीं, अब जुड़ गए हैं। तो क्या हुआ है? चेंज, बदलाव, एवोल्यूशन। लैंग्वेज इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है, बदली है भाषा, है ना। हमारी ज़रूरत को, भाषा इंसान के लिए होती है, इंसान भाषा के लिए नहीं होता। भाषा इंसान की कम्युनिकेशन की नीड को पूरा करती है। हमारी ज़रूरत है कम्युनिकेशन, हमारी उस ज़रूरत को पूरा करने का काम कौन करता है? भाषा, है ना। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बदलेगी वैसे वैसे भाषा में वो परिवर्तन आएगा, है ना। तो लैंग्वेज कैसी होती है? एवोल्यूशनरी। लैंग्वेज इज एवोल्यूशनरी इन नेचर। अब देखो क्या होगा, देखो पेपर में सारे सवाल इंग्लिश वाले पोर्शन के जो हैं वो इंग्लिश में आएंगे, ऑप्शन भी इंग्लिश में होंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर किसी को मान लो ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, मुझे तो कभी पढ़ी नहीं, है ना, इंग्लिश में पढ़ के याद करने, याद रखने की आदत है नहीं मेरी, है ना। तो देखो थोड़ी आदत तो बनानी पड़ेगी। अगर किसी की नहीं है तो बेसिक लेवल पे आदत है, अब रीड का एग्जाम दे चुके हो सभी, है ना, तो मतलब इतना अभ्यास तो है ही। लेकिन फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और इंग्लिश में पढ़ के समझ के याद रखने की मेरी आदत नहीं है, तो देखो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। थोड़ा अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, पेपर में दिक्कत आ जाएगी उस समय। किताब में तो आपको हिंदी में लिखा हुआ सब मिल जाएगा, है ना, टीचर भी बता देगा पूरा हिंदी में सब कुछ, लेकिन वहाँ एग्जामिनर नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से अपने नियम नहीं बदलेगा। वो तो इंग्लिश में ही पूछेगा, ऑप्शन भी इंग्लिश में आएंगे, सवाल भी इंग्लिश में पूछा जाएगा और वहाँ मैनेज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसका कोई विकल्प, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, है ना। तो ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है जिसमें हम बात करेंगे और लिखेंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो मैं उसका हिंदी मीनिंग लिख दिया करूँगा या
बोल दिया करूँगा, आप उसको नोट कर लेना। वो सिर्फ अपने मतलब मन को खुश करने के लिए और कुछ नहीं है। याद तो इंग्लिश वाला ही करके जाना है। हिंदी में लिखी हुई लाइन, हिंदी में लिखा हुआ वर्ड खुद को तसल्ली देने के लिए है, उसके आगे उसकी कोई, बस वो मन में रहेगा कि हाँ हिंदी में लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ूंगा हफ्ते भर बाद तो समझ में आ जाएगा। उसके आगे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। काम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही आएगा, क्योंकि पेपर में सवाल इंग्लिश में पड़ेगा, हिंदी में नहीं पड़ेगा। तो उसको याद करके उसको पढ़ के जाने की आदत बनानी पड़ेगी। इसमें चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं बदलेंगी, एग्जाम में हमें चीज़ों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है ना। और सिंपल लैंग्वेज है, हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे मैं जो लिखूंगा वो सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी, उसको लिखना है, बस समझना है उसको। और जो मैं बोल रहा हूँ वो तो हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स होल। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, है ना। अगर कोई ये पूछे कि भाई भाषा नाम की चीज़ सरल होती है कि जटिल होती है, तो सरल तो नहीं होती है। लैंग्वेज सिंपल नहीं होती, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है। इस बात का पता इस फैक्ट से चलता है कि जब हम अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं, अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते हैं, बड़ी आसान लगती है, कोई दिक्कत आती नहीं, एकदम एफर्टलेस, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, तुरंत जो सोचा वो बोल दिया, जो मन में आया वो लिख दिया, दिक्कत आती नहीं हमें। लेकिन अगर कोई नई लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है या कोई और भाषा है, उसको अगर हम सीखते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसका अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका अपना उच्चारण होता है, उसका अपना ग्रामर होता है, उसकी अपनी स्पेलिंग होती है, उसकी अपनी स्क्रिप्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है ये तो। इंग्लिश की अपनी स्पेलिंग है, इंग्लिश का अपना उच्चारण है, इंग्लिश का अपना ग्रामर है। तो ये सब चीज़ें मिलकर किसी भी भाषा को क्या बना देती हैं? कॉम्प्लेक्स। अब हमें हिंदी आसान लगती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसकी मदर टंग हिंदी नहीं है, जिसको हिंदी नहीं आती है, वो अगर हिंदी सीखेगा तो उसको यही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। उसको ये सारी बातें हिंदी में दिखाई देंगी कि हिंदी बड़ी मुश्किल है यार, नहीं आती मुझे, क्योंकि उसने मतलब बचपन से उसे नहीं सीखा, उसको यूज नहीं किया। तो लैंग्वेज सिंपल नहीं होती, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है। लैंग्वेज इज डायनामिक नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर, स्टैटिक मीन्स स्थिर, जो परिवर्तन को अलाउ ना करे, जिसमें परिवर्तन संभव ना हो। डायनामिक मीन्स परिवर्तनशील, डायनामिक मीन्स परिवर्तनशील, जिसमें बदलाव हो सके वो डायनामिक, जो बदलाव को होने ना दे वो स्टैटिक। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज नाम की जो चीज है, ये डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं। या यूं कहें कि लैंग्वेज को डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। भाषा में बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। जो भाषा बदलाव को होने नहीं देती है, तो एक समय ऐसा आता है जब लोग उस भाषा को छोड़ देते हैं, वो डेड लैंग्वेज बन जाती है। क्या बन जाती है? अगर आपकी लैंग्वेज एकदम स्टैटिक हो जाएगी तो वन डे इट विल बिकम, वो क्या बन जाएगी? जैसे लैटिन है, लैटिन, लैटिन भाषा का नाम आपने सुना होगा। किसी ज़माने में यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा होती थी लैटिन। आज भी लैटिन जो है किताबों में तो है, बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो लैटिन भाषा के ही यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल साइंस में, कहाँ? मेडिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, ठीक है, लॉ में, है ना। मतलब आप देखोगे किताबों में ऐसे कई शब्द हैं जो लैटिन वाले ही चलते हैं अभी तक। तो लैटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है यूं, लेकिन लैटिन आज की तारीख में क्या है? इट्स अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब कि लैटिन के नेटिव स्पीकर्स नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जिनकी मातृभाषा लैटिन हो। लैटिन को मदर टंग की तरह बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं है, लैटिन किताबों में जरूर है। तो लैटिन कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है ना। तो जो लैंग्वेज डायनामिक नहीं होती है, स्टैटिक होती है, एक दिन क्या बन जाती है? डेड लैंग्वेज। तो इसलिए लैंग्वेज को कैसा होना चाहिए? डायनामिक। लैंग्वेज में परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए, उसमें बदलाव की संभावना होनी चाहिए। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज ने एक डायनामिज्म अब तक तो दिखाया है, अब तक तो बदलाव उसने होने दिया है। किसने? इंग्लिश ने। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट कर लिए। आगे चौथा पॉइंट, लैंग्वेज इज
a system of systems. Language is a system of systems. अब इस एक पॉइंट के अंदर आपको दो पॉइंट मिलेंगे। यूं देखें तो ये एक पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर दो पॉइंट छुपे हुए हैं। पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। हम कह रहे हैं कि भाषा जो है सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, तंत्र, सिस्टम, है ना। जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे इंसान का शरीर है, ह्यूमन बॉडी क्या है? एक सिस्टम है ना। तो ह्यूमन बॉडी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कई सिस्टम काम करते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं, तब ये बॉडी नाम का सिस्टम चल पाता है। तो उसी तरह से लैंग्वेज जो है वो खुद एक सिस्टम है, लेकिन लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ और सिस्टम्स भी काम करते हैं। तो उन सारे सिस्टम्स को मिलाकर एक बड़ा सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज खुद क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? सिस्टम्स का सिस्टम। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज के चार सिस्टम्स हैं। कितने? चार। देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज। वो चार सिस्टम्स कौन कौन से हैं? देखो, उनमें से पहला सिस्टम कहलाता है मॉर्फोलॉजी। क्या? लैंग्वेज के पहले सिस्टम का नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में आप कह सकते हो शब्द रूप विज्ञान। क्या? शब्द रूप विज्ञान। मॉर्फोलॉजी, शब्द रूप विज्ञान। शब्द रूप विज्ञान, मॉर्फोलॉजी क्या है? It is the study of the formation of words. The study of the formation of words. फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनावट। फॉर्मेशन मीन्स उसकी रचना, उसकी बनावट। देखो, लैंग्वेज काहे से बनती है? लैंग्वेज बनती है शब्दों से। भाषा बनती है शब्दों से। शब्द होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़ के सेंटेंस बोले जाते हैं। सेंटेंस होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़ के बड़ी बातें कही जाती हैं, है ना। तो एक बेसिक यूनिट लैंग्वेज का है वर्ड। वर्ड माने शब्द। तो इंग्लिश के शब्द बनते कैसे हैं? इंग्लिश के क्या, किसी भी लैंग्वेज के जो शब्द हैं वो बनते कैसे हैं, उनकी बनावट, है ना, उसकी स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, शब्द रूप विज्ञान। ये लैंग्वेज का पहला सिस्टम है। लैंग्वेज का दूसरा सिस्टम है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी। Phonology is the study of sound system. Study of sound system. ध्वनि विज्ञान। साउंड क्या होता है? ध्वनि। साउंड सिस्टम की स्टडी। उच्चारण हम जिसे कहते हैं, क्या? हर लैंग्वेज का अपना साउंड सिस्टम होता है। हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी का अपना साउंड सिस्टम है ना। हिंदी में साउंड्स हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, अ आ ई उ प ब क, ये सब क्या है? साउंड है। तो जब भी आप वर्ड्स बोलते हो तो मुंह से साउंड निकलता है ना। साउंड्स की मदद से शब्दों का उच्चारण किया
जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश का अपना साउंड सिस्टम है, दुनिया की कोई और भाषा है फ्रेंच, जर्मन, उनका अपना साउंड सिस्टम है। तो हर लैंग्वेज का साउंड सिस्टम होता है जो हमें यह बताता है कि उस भाषा में कौन कौन सी ध्वनियां किस तरह से बोली जाती हैं। तो उसकी जो स्टडी है उसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी जो है, जिसको फोनेटिक्स भी बोलते हैं हम, वो एक तरह से उच्चारण की स्टडी है। किसकी? भाई आपको पता चला कि शब्द इंग्लिश के वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये मॉर्फोलॉजी है ना। फिर आप ये तय करेंगे कि चलो ठीक है वर्ड्स तो ये हैं, लेकिन अब इन्हें बोलेंगे कैसे, इनका उच्चारण कैसे करेंगे, वो फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी के बाद में तीसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ the meanings of words. Study of the meanings of words. अर्थ विज्ञान, स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के अर्थ, पहले शब्दों की बनावट, वर्ड्स का फॉर्मेशन, फिर वर्ड्स का साउंड, फिर उनका मीनिंग। फिर जब तक मीनिंग पता नहीं होगा तब तक हम वर्ड यूज कैसे करेंगे? पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड बनता कैसा है, उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश का वर्ड यूज करने से पहले उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, फिर उसको बोलना कैसे है वो पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। तो तीसरा सिस्टम हुआ सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान। अब जब आपको अर्थ पता चल गया तब आप क्या करेंगे कि उस वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज करेंगे। क्या करेंगे? सेंटेंस में। अब सेंटेंस एक वर्ड से नहीं बनता, सेंटेंस में कई वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको 3, 4, 5 वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बनाना है तो उसमें सबसे पहले आपको क्रम पता होना चाहिए। क्या क्रम? ऑर्डर, कि ये 5 वर्ड सेंटेंस में किस क्रम में रखे जाएंगे। तो वो जो क्रम बताता है ना, वो चौथा सिस्टम है, उसको सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। चौथा सिस्टम लैंग्वेज का है सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द अरेंजमेंट of words in a sentence. The arrangement of words in a sentence. अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। शब्दों की व्यवस्था। किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में शब्दों की व्यवस्था, कि वर्ड्स उस सेंटेंस में रखे जाएंगे तो किस क्रम में रखे जाएंगे। जैसे इंग्लिश का एक सिंटैक्स है SVO, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी का सिंटैक्स और इंग्लिश के सिंटैक्स में कई बार अंतर होता है। हिंदी में होता है SOV। जब आप हिंदी का सेंटेंस बनाते हो ना, तो हिंदी के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रिया। जैसे हिंदी में आप कहोगे मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, पहले मैं, फिर किताब, फिर पढ़ना। अब यही बात इंग्लिश में बोलोगे तो SVO। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है। तो इंग्लिश में होगा आई एम रीडिंग अ बुक, आई
आई एम रीडिंग अ बुक। तो हिंदी का जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश के सिंटैक्स से अलग है ना। इसलिए क्या होता है ना कि ट्रांसलेशन जो होता है वो वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता, वर्ड के नीचे वर्ड रख के कभी अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस का सिंटैक्स बहुत अलग है ना। तो ये 4 सिस्टम्स हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता चला कि इंग्लिश के वर्ड्स बनते कैसे हैं, फिर आपको पता चला कि उनको पढ़ा कैसे जाता है, फिर आपको पता चला कि उनका मीनिंग क्या है, फिर आपको एंड में ये पता चला कि इन्हें सेंटेंस में कैसे अरेंज करते हैं। तो इसका मतलब आपको सेंटेंस बनाना आ गया, है ना। चारों चीजें आ गई, इसका मतलब आपको सेंटेंस बनाना आ गया। सेंटेंस बनाना आ गया मतलब अब आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो इसलिए लैंग्वेज के 4 सिस्टम है। कौन से? मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स। इन चारों सिस्टम्स को मिलाकर एक बड़ा सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं लैंग्वेज। जिसे कहते हैं, तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। कितने? 4। कौन से? मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स। सवाल आ सकता है इस तरह से, मतलब एक मैंने कहा ना, एक तो उन टॉपिक्स में से सवाल आएगा जो सिलेबस में दिए हैं, दूसरा एक आधा सवाल उसके इर्द गिर्द पूछा जा सकता है जो डायरेक्टली उसमें से नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है ना। और रिलेटेड है तो अपन ये नहीं कह सकते कि कोर्स के बाहर का है, क्योंकि आते हैं ऐसे सवाल। तो उसमें अगर ये पूछ ले कि बताओ इनमें से लैंग्वेज का कौन सा एक सिस्टम है, या इनमें से लैंग्वेज का कौन सा एक सिस्टम नहीं है, ऐसे करके 4 ऑप्शन देके सवाल पूछ सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे करके। तो याद रखना 4 सिस्टम है। सवालों की, क्वेश्चंस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ के अच्छे से समझना है, ध्यान से नोट करना है उसको। ठीक है, और उसको याद करना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको, है ना, क्वेश्चंस दे देंगे टेस्ट के फॉर्म में या एक्सरसाइज के फॉर्म में। ठीक है, अपन उसको करेंगे, अच्छे से पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आता है। और बात अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका सही है। तो जो 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 नहीं तो 4 में से 3 क्वेश्चंस करके आना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो क्या है, L1 में, L2 और L1 में अंतर है। L2 में सवालों का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, सिलेबस वही है आपका, जो L1 वालों का सिलेबस है वो सेम L2 का सिलेबस है ना। तो एक तो क्वेश्चंस की संख्या और दूसरा डिफिकल्टी लेवल। तो अपने केस में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहेगा, थोड़े से सवाल आसान होंगे, है ना, थोड़ी सी रेंज छोटी रहेगी। ठीक, तो अपन उसको पूरा पढ़ के जाएंगे ताकि कहीं से भी सवाल आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा सवालों की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि सवालों की चिंता समझने नहीं देती है। सवाल को माइंड में रखते हैं ना हर बार। अपन क्या एग्जाम के लिए पढ़ते हैं एक तो बार बार क्या होता है, क्लास में बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में चला जाता है माइंड, अपने आप ही आदत होती है। तो ऐसे में उसको पकड़ के वापस लाना चाहिए कि नहीं, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी अपन क्लास में है, तो वापस क्लास में आ जाओ और उसको अच्छे से, क्योंकि सवाल बनाना अपना काम है नहीं। तो इसलिए सवाल की कल्पना करने से अच्छा है कि उसको सुन लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, ताकि उसमें से अगर सवाल आए तो हम फटाफट उसका आंसर दे पाए। ठीक है, अपने सोचे हुए सवाल नहीं आते, आमतौर पे आते ही नहीं है। तो इसलिए वो सोच के अपना टाइम भी खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस की चिंता बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, लैंग्वेज is a social phenomenon. Language is symbolic. Languages are unique and modifiable.
लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमिनन। फिनोमिनन माने प्रक्रिया। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? कोई प्रक्रिया। सोशल माने सामाजिक, है ना? तो लैंग्वेज की जरूरत, कहता ना इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल बीइंग, मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल मीन्स, हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इंसान अकेला नहीं है दुनिया में, समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, दूसरे लोगों से उसको इंटरेक्शन करना पड़ता है। अगर मान लो दुनिया में इंसान अकेला होता, है ना, उसको सोसाइटी नहीं होती, उसके साथ दूसरे लोग नहीं होते, तो उसे भाषा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। भाषा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, और कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसा फिनोमिनन है जो इंसान सोसाइटी में रह के करता है। अगर अकेला इंसान होता ना दुनिया में एक ही, तो उसको भाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर तो। लैंग्वेज कैसा फिनोमिनन है? सोशल, सामाजिक। लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक। सिंबॉलिक मीन्स प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक होने का मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं। जैसे है ना ABCD, इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करें तो A से लेके Z तक 26 अक्षर हैं। क्या है? हिंदी की वर्णमाला देखोगे तो उसमें स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, क ख ग ड अ आ ई, ये सब क्या है? ये सिंबल्स हैं। क्या है? क की ध्वनि के लिए जो सिंबल है हिंदी में वो ये है। हाँ, इसको देख के पता चलता है कि हाँ इसको क्या पढ़ना है, क, यानी कौन सी ध्वनि निकलेगी मुंह से, क की। इंग्लिश में भी अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो क्या हैं? सिंबल्स हैं। ये तो चलो अल्फाबेट और लेटर्स हैं, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो दरअसल अलग अलग चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, उसमें वो मतलब बाकायदा वो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। सीधा वो सिंबल देख के एक विचार माइंड में आता है। तो इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज कैसी होती है? सिंबॉलिक होती है। लैंग्वेजेस आर यूनिक एंड मॉडिफाइबल। यूनिक माने यूनिक, अद्वितीय। यूनिक माने जो अपनी तरह का, बेमिसाल, जिसका कोई दूसरा मिसाल, जिसकी दूसरी ना हो, उसको बोलते हैं यूनिक। तो भाषा यूनिक होती है और मॉडिफाइबल होती है। मॉडिफाइबल का मतलब वही है परिवर्तनशील, जो अभी ऊपर अपन ने 2 वर्ड और काम में लिए, एवोल्यूशनरी, डायनामिक। तो एक तीसरा वर्ड और है, ठीक है। तो लैंग्वेज मॉडिफाइबल होती है, यानी भाषा परिवर्तनशील होती है, और लैंग्वेज यूनिक होती है। यूनिक होने का मतलब ये हुआ कि हर भाषा अपने आप में यूनिक होती है। इंग्लिश जो है वो अपनी तरह की एक भाषा है, इंग्लिश जैसी कोई दूसरी भाषा नहीं। हिंदी जो है वो अपनी तरह की एक भाषा है, हिंदी जैसी कोई दूसरी भाषा नहीं, है ना। तो इसका मतलब कि जैसे अभी मैंने सिंटेक्स का एग्जांपल दिया, SVO SOV, इंग्लिश का सिंटेक्स है SVO और हिंदी का है SOV। तो क्योंकि दोनों भाषाएं अपने आप में यूनिक हैं, इसलिए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना पॉसिबल नहीं है। वर्ड के नीचे वर्ड रख के अनुवाद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स नोट कर लिए। ये जनरल बातें थी, लैंग्वेज की बात हो रही थी, इंग्लिश की हिंदी की बात नहीं हो रही थी। कोई भी भाषा पर ये बातें लागू होती। अब जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं। क्या होती हैं? जिन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। क्या कहते हैं? लैंग्वेज स्किल्स। 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। कितनी? 4। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब हम कोई भी भाषा काम में लेते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, तब हम उसमें ये 4 चीज़ें करते हैं। सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, LSRW। हाँ, लिसनिंग का मतलब क्या होता है?
लिसनिंग का मतलब सुनकर समझना। एक होता है हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत फर्क है। हियरिंग मतलब सुनाई देना, आपके कान खुले हैं, है ना, कान ठीक से काम करते हैं, आवाजें आती हैं, वो हियरिंग है। आप उन आवाजों को सुनना चाहो नहीं सुनना चाहो, कान खुले हैं, आवाज आ रही है, तो वो क्या है? हियरिंग है ना। लेकिन लिसनिंग स्वैच्छिक होती है। लिसनिंग कैसी होती है? हियरिंग स्वैच्छिक नहीं होती, इनवॉलंटरी है। क्या है? नहीं सुनना चाहोगे तब भी कान खुले हैं, आवाज तो आएगी, तो वो क्या है? हियरिंग। लेकिन अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी बात को ध्यान से सुनते हो, समझना चाहते हो, तो वो है लिसनिंग। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर अपने मन से अपनी इच्छा से सुन रहे हो, तो वो लिसनिंग है ना। अभी बाहर से कोई हॉर्न बजा के जाएगा या कोई घंटी बजेगी, उसकी आवाज आएगी, अचानक से आएगी, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे थे या सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो है हियरिंग। तो यहां लैंग्वेज की जो स्किल है वो है लिसनिंग, जिसका मतलब है सुनकर समझना, है ना। स्पीकिंग बोलना, अपने विचार अपने शब्दों में कहना। रीडिंग पढ़कर समझना, लिखे हुए का उच्चारण करना रीडिंग नहीं होती। अब कुछ लिखा है इंग्लिश में, आप उसको एक एक वर्ड को जो है प्रोनाउंस कर पा रहे हो, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वो रीडिंग नहीं है। रीडिंग का मतलब पढ़कर अर्थ समझना, अर्थ समझकर पढ़ना, वो होती है रीडिंग। राइटिंग मतलब लिखना। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें ये 4 काम हम करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। जब हमें कोई लैंग्वेज किसी को सिखानी है या खुद सीखनी है, तो इसका मतलब हमें उसमें 4 चीजें सीखनी है। अब इन 4 चीजों को सीखने का क्रम भी यही है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। देखो, अगर ये पूछे कोई कि किसी भी भाषा को, नई भाषा को सीखने का सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे आसान और स्वाभाविक तरीका कौन सा है, इसको एक वर्ड में अगर कहना हो तो कैसे कहेंगे? सवाल ये पूछा गया हमसे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका, स्वाभाविक तरीका कौन सा है? एक वर्ड में इसका आंसर है इमिटेशन। क्या? इमिटेशन किसे कहते हैं? नकल, अनुकरण, कॉपी। इमिटेशन माने कॉपी, नकल। भाषा नकल करके सीखी जाती है। छोटा बच्चा अपनी मदर टंग कैसे सीखता है? नकल करता है, कुछ नहीं करता वो। उसको ना तो ग्रामर की किताब दी जाती है, ना उसे क्लास में बैठा करके बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, हाँ, ना उसे ग्रामर के नियम बताए जाते हैं, ना उसको अनुवाद करा के चीजें बताई जाती हैं। वो, उसको कोई लैंग्वेज आती नहीं पहले, तो अनुवाद क्या करेगा? ट्रांसलेशन तो तब करेगा ना बच्चा जब उसे पहले कोई, तो उसे कोई और लैंग्वेज तो आती नहीं, वो पहली भाषा सीख रहा है, अपनी मदर टंग सीख रहा है। तो कैसे सीख रहा है वो? इमिटेशन से। उसके घर के लोग, उसके माता पिता, उसके भाई बहन उससे बात करते हैं, है ना। वो पहले जो ब्रेन है ना, वो इतना डेवलप्ड नहीं होता, है ना। बच्चा जो है सिर्फ सुनता है, उसकी पहले सुनने की क्षमता विकसित होती है। सुन के जो है ना, वो पहले क्या करता है कि उन वर्ड्स को, हाँ, मतलब उनको उनके मीनिंग से जोड़ देता है। उस बच्चे को ये समझ में आता है कि ये वर्ड बोला गया तो इसका मतलब इस चीज की बात हो रही है। तो पहले उसकी लिसनिंग होती है, फिर धीरे धीरे उसके मुंह से आवाजें निकलने लगती हैं, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रगल करता है। क्या करता है? संघर्ष करता है, और वो उन शब्दों को बोलने की कोशिश करता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं, है ना। तो पहले वो सुनता है, फिर वो बोलता है। फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब उसको स्कूल भेजा जाता है ना, और उसकी मदर टंग उसे स्कूल में भी अगर पढ़ाई जाती है, तो पहले उसे रीडिंग फिर राइटिंग सिखाई जाती है। तो बच्चा अपनी मदर टंग किस क्रम में सीखता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले वो सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर पढ़ना और लिखना सीखता है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये इमिटेशन का सीक्वेंस है। क्या है? इमिटेशन। हम लैंग्वेज इमिटेशन से सीखी जाती है। हिंदी में कहें तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। कोई तरीका नहीं है दूसरा तरीका है भी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो बहुत देर से पहुंचाएगा वहां, है ना, और या तो नहीं पहुंचाएगा। तो इमिटेशन इज द बेस्ट वे लैंग्वेज को सीखने का। कोई भी लैंग्वेज, सिर्फ मदर टंग नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इंसान बाद में भी सीखता है आगे लाइफ में जाके, तो भी उसका बेस्ट वे इमिटेशन है, नकल करके, कॉपी करके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में यही लाइन लिखी थी, लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। लैंग्वेज टीच नहीं की जाती, कैच की जाती है। तो कैच करने का मतलब क्या हुआ? इमिटेशन। आप लैंग्वेज को कैच कर रहे हो,
आपको एक ऐसे ग्रुप के बीच में छोड़ दिया जाए, लोगों के ऐसे ग्रुप के बीच में आपको छोड़ दिया जाए जो एक अलग भाषा बोलता है, आपकी भाषा से अलग, आप उस ग्रुप के बीच में अगर 3-4 महीने बिताओगे, 6 महीने बिताओगे, तो आप अपने आप उसकी भाषा सीख जाओगे, कैच कर लोगे। ना तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत है, ना ट्रांसलेशन की जरूरत है, अपने आप उनके वर्ड्स को पिकअप कर लोगे, अपने आप उनकी तरह बोलने लग जाओगे, क्योंकि आप अपना समय उन लोगों के बीच में बिताते हो, आप उनकी लैंग्वेज को कैच कर लेते हो। क्या कर लेते हो? तो लैंग्वेज कैच की जाती है। लैंग्वेज इज नॉट टॉट, भले वो आपको सिखाने का प्रयास ना करें, आप अपने आप कैच कर लोगे। लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉल्ड, ये इमिटेशन है। ये क्या है? इमिटेशन है, ठीक है ना। तो ये LSRW जो है, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब क्रम, इसे नेचुरल सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज स्किल्स। नोट करना इसको, नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स को सीखने का एक स्वाभाविक क्रम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले आ भी रखा है, ठीक है। रीट, आरटेट, उससे पहले 3rd ग्रेड का एग्जाम होता था RPSC का अलग से, ठीक है। तो मतलब यूँ अगर हम देखें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और सवाल किस तरह के आते हैं इसका एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लैंग्वेज को सीखने का, लैंग्वेज स्किल्स को सीखने का नेचुरल सीक्वेंस कौन सा है? LSRW। LS लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। अब इन चारों स्किल्स को अगर हम अलग से देखें, LSRW, तो इन चारों स्किल्स में से ये जो 2 स्किल्स हैं, कौन सी? एक लिसनिंग और एक रीडिंग, इन दोनों को लैंग्वेज की पैसिव स्किल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? पैसिव स्किल्स या रिसेप्टिव स्किल्स। क्या कहलाती हैं ये? पैसिव स्किल्स या रिसेप्टिव स्किल्स। ये वाली जो 2 स्किल्स हैं, कौन सी? स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग, इन्हें लैंग्वेज की एक्टिव स्किल्स कहा जाता है। एक्टिव स्किल्स प्रोडक्टिव स्किल्स, पैसिव स्किल्स एक्टिव स्किल्स।
अब देखो एक्टिव और पैसिव ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। क्या हैं? एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मीन्स निष्क्रिय, सक्रिय निष्क्रिय। होता क्या है कि सुनते समय और पढ़ते समय, सुनते टाइम पढ़ते टाइम हम लोग पैसिव होते हैं। क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो सुनने वाला इंसान जो है वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। आप सुन रहे हो, आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं, मैं लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं एक्टिव हूं। बोलने वाला इंसान सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, सुनने वाला पैसिव होता है। इसी तरह से लिखने वाला एक्टिव होता है। जब आप लिख रहे हो तब आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यू आर प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज व्हेन यू आर राइटिंग। लेकिन पढ़ने वाला इंसान पैसिव है, वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं करा। मैं अभी बोर्ड पे अगर 4 लाइंस लिखूंगा तो मैंने लैंग्वेज बोर्ड पे प्रोड्यूस की है, आप उसको सिर्फ रिसीव करेंगे, आप उसको केवल पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाला व्यक्ति जो है पैसिव होता है, पढ़ने वाला पैसिव, लिखने वाला एक्टिव, बोलने वाला एक्टिव, सुनने वाला पैसिव। तो इसी सुनने को और पढ़ने को लैंग्वेज की पैसिव स्किल्स कहा गया है। क्या कहा गया है? क्यों? क्योंकि सुनते समय और पढ़ते समय हम एक्टिव नहीं पैसिव होते हैं, है ना। और लिखने और बोलने को एक्टिव स्किल इसलिए कहा गया है क्योंकि लिखते टाइम और बोलते समय हम एक्टिव होते हैं, हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। किसको? स्पीकिंग को, राइटिंग को, है ना। जबकि सुनते समय और पढ़ते समय हम रिसीव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इसलिए उन्हें रिसेप्टिव स्किल्स कहा गया है। ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी 2 पैसिव स्किल्स हैं। 4 ऑप्शन बना देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 पैसिव स्किल्स। इनमें से कौन सी 2 पैसिव स्किल्स हैं? लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग रीडिंग, स्पीकिंग राइटिंग, ऐसे करके। तो पैसिव स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग और रीडिंग, L और R, और एक्टिव स्किल्स हैं S और W। अब क्या होता है कि एक एक्टिव स्किल सीखने से पहले एक पैसिव स्किल सीखनी पड़ती है। हमेशा इंसान पहले एक पैसिव स्किल सीखेगा, फिर एक्टिव स्किल। बच्चा, छोटा बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है। बिना सुने बच्चा बोल ही नहीं सकता। जो बच्चे जन्म से बहरे पैदा होता है ना, वो फिर गूंगे भी होता है। जो बच्चा डेफ है वो डम भी होगा। क्यों? क्योंकि उसने साउंड्स को सुना ही नहीं, उसके ब्रेन ने साउंड्स को पहचाना ही नहीं, रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, तो इसलिए उसका जो बोलने का जो मैकेनिज्म है वो डेवलप ही नहीं होगा। फिर उसको अलग से उसका कोई ट्रीटमेंट किया जाए, कोई थेरेपी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, किसको? ऐसे बच्चे को जो जन्म से बहरा है, वो गूंगा भी होगा। और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो बच्चा जब बड़ा होगा तो मंद बुद्धि होगा। क्या होगा? क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चे का मानसिक विकास भाषा में होता है, उसकी मदर टंग में। किसमें? तो मदर टंग बच्चे ने सुनी नहीं, बोली नहीं, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर उसको अलग से आप ट्रीट करते हो, कोई थेरेपी वगैरह करते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो ऐसा होगा। जो बच्चा जन्म से बहरा है वो गूंगा भी होगा, क्योंकि उसने, है ना। तो स्पीकिंग से पहले लिसनिंग होती है। पैसिव स्किल इंसान पहले सीखता है, फिर एक्टिव स्किल सीखी जाती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। ठीक है ना। तो अब देखो, ये तो बात थी लैंग्वेज की। ये जो बातें हम कर रहे थे ये दुनिया की हर भाषा पे लागू होती हैं, है ना। अब आगे हम बात करेंगे तो ये कुछ टर्म्स बार बार आएंगी, जैसे एक फर्स्ट लैंग्वेज। क्या? फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को प्राइमरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइमरी लैंग्वेज। इसे मदर टंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर टंग। इसे कई बार नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज माने प्रथम भाषा। प्राइमरी का मतलब भी क्या होता है? प्रथम। हाँ, मदर टंग मातृभाषा। नेटिव लैंग्वेज का मतलब भी मातृभाषा।
इसे हम कह सकते हैं L1। क्या? L1। L1 माने फर्स्ट लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो इंसान दुनिया में आकर सबसे पहले सीखता है। पहली भाषा जो आप सीखते हो वो है L1। वो आपकी मातृभाषा है, वो आपकी मदर टंग है, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है ना? देखो, फर्स्ट लैंग्वेज सीखना इंसान की मजबूरी भी है, उसकी ज़रूरत भी है। फर्स्ट लैंग्वेज सीखना इंसान की मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है। अगर वो मतलब नॉर्मल एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है बच्चा नॉर्मल एबिलिटी लेके पैदा हुआ है तो अपने आप भाषा सीख लेता है। ठीक है, बोली जाती है उसके सामने, अपने आप वो कैच कर लेता है, उसको अलग से मतलब ट्रेन नहीं करना पड़ता है ना। तो इस तरह से सीखी हुई भाषा बच्चे की मदर टंग, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज। बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो उसकी मदर टंग में होता है। ठीक है ना? फिर आती है सेकंड लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं L2। क्या बोलते हैं? L2। सेकंड लैंग्वेज सीखने की वजह होती है, फर्स्ट लैंग्वेज तो दुनिया में आए इसलिए सीखनी है, मजबूरी है, जरूरत है, सीखनी ही पड़ेगी। अपने आप सीखेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अपने आप सीख जाएंगे, बिना ग्रामर की किताब के, बिना अनुवाद के, बिना किसी और चीज के। सेकेंड लैंग्वेज है L2। सेकेंड लैंग्वेज सीखने के पीछे कोई कारण होता है, वजह होती है, अलग अलग वजह हो सकती है ना। जैसे आप इंडिया में ही रहते हैं और आप अपना स्टेट छोड़ के, जिस स्टेट में आप पैदा हुए थे, जिस स्टेट में आप पढ़े लिखे थे, आपका जॉब किसी दूसरे स्टेट में लग गया और आप अपना स्टेट छोड़ के वहाँ चले गए, तो उस स्टेट की भाषा आपने जाके सीख ली, तो वो भाषा आपकी सेकेंड लैंग्वेज है ना। आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश चले गए रहने के लिए, वहाँ आपको जॉब मिल गया, तो आप उस कंट्री की लैंग्वेज को सीख लेते हो, तो वो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज है ना। इंडिया में इंग्लिश जो है, अंग्रेजी भाषा, वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है ना। इंग्लिश क्यों सीखते हैं? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है भाई? एक इंसान को कहता है ना, आज के टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 भाषाएं तो आनी ही चाहिए। एक तो उसकी मदर टंग, उसकी घर की भाषा, दूसरा नेशनल लैंग्वेज मीन्स देश की भाषा, राष्ट्रभाषा, तीसरा वर्ल्ड की लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेजेस तो हर इंसान को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आनी चाहिए मतलब कि इन तीनों लैंग्वेजेस में वो इंसान अपनी बात अपनी मर्जी से जब चाहे तब कह पाए, उसको ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। एक उसकी मदर टंग, एक उसकी नेशनल लैंग्वेज, अगर नेशनल लैंग्वेज मदर टंग से अलग है तो, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि आज की तारीख में इंग्लिश है। ठीक है ना? तो इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है। इन आवर कंट्री इंग्लिश इज टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज, L2। क्या है ये? L2 है। तीसरा होता है टारगेट लैंग्वेज। क्या होता है? टारगेट का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। इसको बोलेंगे अपन TL। क्या बोलेंगे? TL। L1, L2, TL। टारगेट लैंग्वेज का मतलब सिर्फ क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में निकाला जाएगा। क्लास में पढ़ाई जाने वाली भाषा, क्लास में पढ़ाई जाने वाली भाषा। टारगेट लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज taught in the classroom, language taught in the classroom। अगर आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो इंग्लिश आपकी टारगेट लैंग्वेज है। अगर आप संस्कृत पढ़ाने जाते हैं तो संस्कृत आपकी टारगेट लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी पढ़ाने जाते हैं तो हिंदी टारगेट लैंग्वेज है। तो जो लैंग्वेज क्लास में पढ़ाई जा रही है
वो टीएल है। क्या है? टीएल। है ना? तो L1 तो इंसान अपने आप सीखता है, दिक्कत उसे तब आती है जब वो L2 सीखना चाहता है, सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अक्सर तरीके गलत होते हैं, तो गलत तरीकों से चलते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, जैसा मतलब सीखना चाहते हैं वैसा नहीं। ये बात अभी हम जब मेथड्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी हमको। L2 को सीखने का मेथड जब तक ठीक नहीं है तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है? L1 L2। अब इंग्लिश हमारे लिए क्या है? L2 है, और इंग्लिश हमारी TL भी है। इंग्लिश L2 है और हमारी, क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर के तौर पे खुद को देखें तो इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज भी है। ठीक है? अब यूं अगर देखें तो एक सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में कितना समय लग सकता है इंसान को? कोई भी इंसान नई भाषा सीखना चाहे और वो चाहे कि भाई मेरी सेकेंड लैंग्वेज वैसी हो जैसी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, इसमें अंदाजन कितना वक्त लग सकता है? 6 महीने में नहीं आता, 5-6 साल लगते हैं। कितना? कम से कम 5 से 6 साल पूरी फ्लुएंसी लाने के। हाँ, थोड़ा बहुत बोलना आप सीख जाएंगे कुछ महीनों में। कुछ महीनों की प्रैक्टिस आपको इस लायक तो बना देगी कि आप थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज में बोल पाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है 6 महीने मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट बेशक मिलेगा उसका। लेकिन एक होता है ना कि मैं अपनी पूरी बात, अपना हर विचार उस लैंग्वेज में कह पाऊं जैसे मैं अपनी मदर टंग में कहता हूं, वो एबिलिटी लाने में टाइम लगता है। देखो, बिल्कुल छोटे बच्चे से तुलना करो इसकी। छोटा बच्चा जब 6 साल का होता है ना, 2 साल की उम्र में वो बोलना शुरू करता है। 6 साल तक आते आते, 7 साल की उम्र तक आते आते उस बच्चे में इतनी एबिलिटी आती है कि वो अपने हर थॉट को, भाई 5 साल का बच्चा जो है ना वो बोल तो लेता है लेकिन कुछ बातें नहीं बोल पाता। उसने इतनी भी लैंग्वेज नहीं सीखी होती कि अपना हर थॉट को, थोड़ा और बड़ा होने दो उसको, जब वो 7 साल का हो जाएगा तो उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना हर विचार बोल के कह सकता है। कितना टाइम लगा उसको? 7 साल उसकी उम्र हुई, लेकिन 5 साल। तो यही टाइम आपको नई लैंग्वेज को अक्वायर करने में लगता है पूरी तरह से। आप चाहते हो पूरी तरह से मैं सेकेंड लैंग्वेज में वैसा हो जाऊं जैसा मैं, तो उसमें आपको इतने साल तो देने पड़ेंगे। उसमें भी जो शुरुआत का जो स्टेज है वो लिसनिंग स्टेज है। क्या है? आपको काफ़ी लंबे समय तक लिसनर बने रहना होता है, सुनना होता है कि जो बोल रहे हैं वो बोल कैसे रहे हैं, फिर आप उनके तौर तरीके, उनके स्टाइल, उनके एक्सेंट को पिकअप करके वैसे का वैसा बोलते हो। ये तो अगर आपका तरीका ठीक है। तो अब आप गलत तरीके से चल रहे हो कि नहीं मुझे तो ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखनी है, तो 6 के पीछे 0 लगाओगे तो क्या होगा? 60 साल में भी नहीं सीखेगा इंसान, है ना? कि मैं अनुवाद करके हिंदी से इंग्लिश सीखूंगा, है ना, तो 6 साल के अपन पीछे 0 लगा देंगे। कितना? 60 साल बाद मान लो सीख भी गया तो उसकी इतनी उम्र हो गई होगी कि वो क्या कर लेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ट्रांसलेशन जो है लैंग्वेज को सीखने का तरीका नहीं है। ट्रांसलेशन माने अनुवाद। ट्रांसलेशन करने की एबिलिटी कब आती है? ट्रांसलेशन करने की एबिलिटी तब आती है हमारे अंदर जब हम दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छे से जान गए होते हैं। हिंदी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी सीख ली मैंने, तो अब मैं अनुवाद कर सकता हूं हिंदी के विचार को इंग्लिश में और इंग्लिश वाले थॉट को हिंदी में कह सकता हूं, क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेजेस अब बहुत अच्छे से आती हैं। तो जब दोनों भाषाओं पर पकड़ बन जाती है ना, तब हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो एबिलिटी एंड में डेवलप होनी है उससे आप सीखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? मतलब आपका तरीका उल्टा है, आप उल्टे रास्ते से चल रहे हो, और उल्टे रास्ते से जाओगे तो पहुंचने में अव्वल तो पहुंचेंगे नहीं, और पहुंच भी गए बहुत देर से पहुंचेंगे और कमी रहेगी। ठीक है? एक बनावटीपन हमेशा हम महसूस करते रहेंगे, मतलब वो चीज़ नेचुरल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? नेचुरल नहीं होगी। और नेचुरल वे से चलोगे LSRW तो बहुत जल्दी ही आप सीख जाएंगे और बात को भी समझ जाएंगे कि होता क्या है ना? तो अब देखो, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं। पहले तो देखो, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश साइंस की भाषा है। किसकी? विज्ञान की भाषा है ना? भारतीयों के साथ, इंडियंस के साथ इंग्लिश का बहुत पुराना नाता रहा है ना? काफी, मतलब कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, तो औलाद कौन है? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना? तो
वैसे दो औलादें छोड़ के गए थे वो, भाषा और कपड़े, है ना। एक औलाद को तो हमने गोद ले लिया, ठीक है, दूसरे में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। कपड़े तो जो छोड़ के गए वो हमने पहन लिए, ठीक है, लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत आ रही है ना। तो इंग्लिश को बोलते हैं कि इंग्लिश इज नोन एज लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश को वर्ल्ड का लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है, लिंग्वा फ्रैंका, लिंग्वा फ्रैंका। हाँ देखो, लैंग्वेज शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा के वर्ड लिंग्वा से बना है। लैंग्वेज लैंग्वेज अपन बार बार बोल रहे हैं, तो लैंग्वेज वर्ड आया कहां से? लैटिन भाषा का शब्द है लिंग्वा, लिंग्वा से बना लैंग्वेज। लिंग्वा का मतलब होता है टंग, लैटिन में लिंग्वा मीन्स टंग, टंग माने जीभ, टंग माने जबान, टंग माने भाषा। भाषा को जबान भी तो बोलते हैं ना। तुम कौन सी जबान समझते हो, मतलब तुम कौन सी भाषा समझते हो। मदर टंग, मातृभाषा, तो टंग का एक मतलब भाषा से भी है, टंग हम जीभ को भी बोलते हैं। तो लैटिन में लिंग्वा का मतलब है टंग, तो लिंग्वा से इंग्लिश में वर्ड बना लैंग्वेज, ठीक है। तो लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है लिंक लैंग्वेज, संपर्क भाषा। क्या? कॉमन लैंग्वेज। लिंग्वा फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, संपर्क भाषा। है ना। मान लीजिए कि कोई इंडियन जिसको हिंदी आती है वो जापान चला जाता है, जहां पे लोगों को हिंदी नहीं जापानीज आती है ना। अब वो किसी काम से जापान गया है और उसको इंडियन को वहां जापानीज लोगों से बातचीत करनी है। जापानीज को हिंदी नहीं आती, इंडियन जो यहां से गया उसको जापानीज नहीं आती, तो वो आपस में बात कैसे करेंगे? कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा हो जो दोनों को कॉमनली आती हो, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश दुनिया में लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है, संपर्क बनाती है ऐसे लोगों के बीच जिनके पास जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, है ना। जैसे हिंदी है, तो हिंदी काफी हद तक, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक हिंदी जो है इंडिया में लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है। लगभग इंडिया के हर हिस्से में आप जाएंगे तो हिंदी बोलने वाले नहीं तो समझने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। मतलब हिंदी बोल करके आप अपनी बात समझा तो देंगे, सामने वाला बोले नहीं आपसे लेकिन एटलीस्ट समझ जाएगा। तो काफी हद तक हिंदी इंडिया में लिंग्वा फ्रैंका है। क्या है? तो जिस तरह से इंडिया में हिंदी लिंग्वा फ्रैंका है, उस तरह से वर्ल्ड में लिंग्वा फ्रैंका का काम कौन करता है? इंग्लिश इज नोन एज लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए दुनिया की भाषा। पहले इंग्लिश को बोलते थे कि विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज। अब इंग्लिश ने मतलब एक ऐसा स्टेटस जो है ना, मतलब वो हासिल कर लिया है कि अब ये किसी एक देश की भाषा नहीं है, अब ये वर्ल्ड की लैंग्वेज है। और वर्ल्ड की एक लैंग्वेज होनी भी चाहिए, नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ जाएगी। जिस तरह की दुनिया में हम आज जी रहे हैं, एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत तो है ही, है ना, वो इंग्लिश है। अब इंग्लिश को टीच करने के लिए मेथड्स हैं हमारे पास। क्या है? तो अब आप हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मेथड्स, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है सीधा सीधा, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को टीच करने के मेथड्स।
वैसे तो हमने कहा कि भाई इंग्लिश को टीच कर ही नहीं सकते, लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट, लेकिन फिर भी स्कूल्स में, क्लासरूम्स में हम बच्चों को भाषा सिखाने का काम करते हैं, सिखाने का प्रयास। तो वहाँ सिखाने का मतलब यही होता है कि हम क्लास में मतलब उनको एक्सपोजर देते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि वो बच्चे उस भाषा को सुने और सीखें। यही सही तरीका तो यही होता है, ठीक है। फिर अब कई बार क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो भाषा से विषय बन जाता है, बच्चा पास होने के लिए पढ़ने लगता है उसको, कि वो एग्जाम में मेरे जैसे मैथ्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, साइंस सब्जेक्ट है, वैसे इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। तो कई बार हम इंग्लिश को भाषा की तरह नहीं सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने लग जाते हैं और वहाँ दिक्कत आती है। लैंग्वेज को जब आप सब्जेक्ट बना के पढ़ाते हो ना तो बड़ी दिक्कत, क्योंकि उसमें बच्चा फिर वो लैंग्वेज को अक्वायर करने की बात नहीं सोचता, वो उसमें मार्क्स ढूंढता है, वो फेल और पास वाली सोच उसकी बन जाती है कि नहीं इसमें पास होने के लिए क्या करना है। तो पास होने के लिए जब पढ़ेंगे तो फिर लैंग्वेज को उस तरह से नहीं सीख पाएंगे। मेथड किसे कहते हैं? मेथड माने विधि, मेथड माने विधि, तरीका, कोई भी काम को करने का तरीका, उस काम को करने की विधि होती है, उसे इंग्लिश में आप मेथड कहते हैं, है ना। तो इसलिए इंग्लिश को पढ़ाने के भी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हम जिन मेथड्स की बात करेंगे मैं एक बार बता देता हूं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, कौन सा? जीटी मेथड। दूसरा डायरेक्ट मेथड। तीसरा हम पढ़ेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड, ALM, ऑडियो। फिर हम एक पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट्स मेथड, डॉक्टर। एक हम पढ़ेंगे बायलिंगुअल मेथड, बायलिंगुअल मेथड। एक हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कुछ 5-6 मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, इनमें से सवाल आते हैं। जीटी मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। फिर इसके बाद में एक अप्रोच है आपके CLT, है ना, वो जिनके रीट में था इंग्लिश उनको, हाँ दोनों लैंग्वेजेस में था वो CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब इसमें क्या होता है, देखो मेथड 2 तरह के होते हैं। एक वो मेथड होता है, हमें L2 को पढ़ाने का मेथड चाहिए ना, किसका? इंग्लिश क्या है? L2 है। L2 को 2 तरीकों से पढ़ाया जाता है। एक L2 को L2 की तरह पढ़ाते हैं, एक L2 को L1 की तरह पढ़ाते हैं। सेकेंड लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाना, सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह पढ़ाना। तो जो पहला मेथड है ना, जीटी मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, वो सेकेंड लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाता है, अनुवाद के जरिए। कैसे? कि इंग्लिश से मदर टंग, मदर टंग से इंग्लिश। जो डायरेक्ट मेथड जैसे मेथड्स हैं वो इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप ऐसे सिखाओ जैसे बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है। तो वो जो मदर टंग की तरह सिखाने वाले मेथड होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें जल्दी रिजल्ट आता है। उसमें बच्चा जो है डिपेंडेंट नहीं होता किसी चीज़ पे, और अपने आप नेचुरली मदर टंग पे निर्भरता नहीं रहती और अपने आप सीख लेता है। और जो वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह सिखाने वाले मेथड हैं, उसमें बच्चा डिपेंडेंट बना रहता है, उसको मदर टंग का वर्ड जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो 2 तरह के मेथड्स हैं। सबसे पहले जिस मेथड की बात हम करेंगे वो होगा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जीटी मेथड। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा ग्रामर कम। हाँ, तो आज हमने जो बातें की हैं ये जनरल बातें थी, इनको अच्छे से एक बार वापस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल से हम मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू।